जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल ज्ञान गुरुजी क्लासेज में। आज हम हिंदी के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं और स्क्रीन पर हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से कौन राम काव्य परंपरा के कवि है। आपको बताना है कि इनमें से कौन राम काव्य परंपरा के कवि हैं। तो आपका सही उत्तर होगा ए तुलसीदास। सही उत्तर क्या होगा? ए तुलसीदास। तुलसीदास राम काव्य परंपरा के कवि है। दोस्तों, तुलसीदास के महत्वपूर्ण कृति है जिसको आप लोग याद रखेंगे। तो पहला क्या है? रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली और दोहावली। इनके ये प्रमुख रचनाएं हैं जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सीधों की वाणियों की भाषा है। आपको बताना है कि सीधों की वाणियों की भाषा क्या है दोस्तों। तो सीधों की वाणियों का भाषा क्या है, इसको आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए संध्या भाषा। सीधों की भाषा क्या है? संध्या भाषा है। दोस्तों, आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है कि खिचड़ी और सधुकरी किस कवि की भाषा है। खिचड़ी और सधुकरी किस कवि की भाषा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कबीरदास। यह कबीरदास की भाषा है। अगला प्रश्न एक और बनेगा कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? स्वयंभू को। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ है। आपको बताना है कि ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ क्या होगा, यानी कि इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो इसका क्या होगा? आपका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बी, बहुत बड़े को बहुत थोड़ा देना। बहुत बड़े को बहुत थोड़ा देना। दोस्तों, अगर आप वीडियो को क्लिक कर दिए हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत सारा लाभ मिलने वाला है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कवि को दिया गया। आपको बताना है कि हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कवि को दिया गया है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? ए सुमित्रा नंदन पंत। सही उत्तर क्या होगा? ए सुमित्रा नंदन पंत। दोस्तों, यहाँ से एक और प्रश्न बनेगा कि सुमित्रा नंदन पंत को कब कब ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो कब दिया गया? 1968। इसको याद रखें, 1968 ईस्वी में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न बनेगा कि किस साहित्य पर इन्हें दिया गया। किस साहित्य पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो इसको भी आप लोग याद रखें, चिदम्बरा पर। इनकी कृति चिदम्बरा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, गणेश में कौन सी संधि है। आपको बताना है कि गणेश में कौन सी संधि है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? ए स्वर संधि। सही उत्तर क्या होगा? स्वर संधि। दोस्तों, आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं, है ना। इसको आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन आकाशदीप कहानी के रचयिता। आपको बताना है कि आकाशदीप कहानी के रचयिता कौन है। तो आपका सही उत्तर होगा डी जयशंकर प्रसाद। सही उत्तर होगा डी जयशंकर प्रसाद। और आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि चंद्रगुप्त, है ना, चंद्रगुप्त अजातशत्रु किसकी कृति है। चंद्रगुप्त अजातशत्रु किसकी कृति है। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त अजातशत्रु किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद की कृति है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपको बताना है कि नीलकमल में कौन सा समास है। आपको बताना है कि नीलकमल में कौन सा समास है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सी कर्मधारय समास। सही उत्तर क्या होगा? सी कर्मधारय समास। दोस्तों, इसको पहचानने का सबसे अच्छा ट्रिक है कि जिस शब्द को विग्रह करने पर उसका पहला पद विशेषण होता है। पहला शब्द क्या होता है? विशेषण होता है। तो वहां पर कौन से समास होता है? वहां पर कर्मधारय समास होता है। अगला प्रश्न है, इन सीधों कवियों में से कौन सर्वप्रथम माने जाते हैं, यानी कि सर्वप्रथम किस कवि को माना जाता है। सीध कवि में सर्वप्रथम किसे माना जाता है। तो आपका सही उत्तर होगा सी सरहप्पा। सही उत्तर होगा सी सरहप्पा। आपको बताना है कि सरहप्पा का मुख्य कृति का नाम क्या है। आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में कि सरहप्पा के मुख्य कृति का नाम क्या है। तो सरहप्पा के मुख्य कृति का नाम क्या है? दोहा कोश। क्या है? दोहा कोश। अगला प्रश्न है, अतीत के चलचित्र का रचयिता है। अतीत के चलचित्र का रचयिता है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा?
सी महादेवी वर्मा। सही उत्तर क्या होगा? सी महादेवी वर्मा। दोस्तों आपको बताना है कि यह महादीपशिखा किसकी कृति है? यह महादीपशिखा किसकी कृति है? तो यमा और दीपशिखा महादेवी वर्मा की कृति है। किसकी है? महादेवी वर्मा की कृति है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है, इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, तितली किसकी रचना है? तितली किसकी रचना? आपको बताना है कि तितली किसकी रचना है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? ए जयशंकर प्रसाद। तितली जयशंकर प्रसाद की रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है, चक्रपाणी कौन सा समास है? चक्रपाणी कौन सा समास? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? ए बहुब्रीहि समास। सही उत्तर क्या होगा? ए बहुब्रीहि समास। दोस्तों इस समास को विग्रह करने पर कोई अन्य पद की प्रधानता होती है, वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। जैसे चक्र है पाणी में जिसके, अर्थात विष्णु, तो यहाँ पर विष्णु की प्रधानता है, इसीलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। ठीक है, चक्रपाणी क्या है? बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न है, आप शब्द सर्वनाम है। आप शब्द सर्वनाम, आपको बताना है कि आप शब्द कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक। तो दोस्तों आप शब्द का प्रयोग हमेशा निजवाचक के लिए होता है ना, निजवाचक सर्वनाम के लिए होता है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है, हिंदी में कितने कारक हैं? हिंदी में कितने कारक हैं आपको बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? डी 8। तो हिंदी में कितने कारक होते हैं? 8 होते हैं, इसको आप लोग याद रखना। आपको बताना है कि दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में कि हिंदी में कितने वचन होते हैं, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा हिंदी में कितने वचन होते हैं, इसको जरूर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा तथा लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है, पल्लव के रचयिता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन पल्लव के रचयिता है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? ए सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत पल्लव के रचयिता है। यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा जिसको आप लोग याद रखेंगे या अपने कॉपी में लिख लेंगे। तो पहला प्रश्न बनेगा कि प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहते हैं? प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? सुमित्रा नंदन पंत को। अगला प्रश्न बनेगा कि क्रांतिकारी कवि किसे कहते हैं? तो क्रांतिकारी कवि निराला को कहते हैं। उसके बाद एक और प्रश्न बनेगा कि छायावाद का प्रवर्तक कौन है, या छायावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो छायावाद का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। छायावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। एक और प्रश्न बनेगा कि आधुनिक युग के मीरा किसे कहते हैं? आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं? तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहते हैं। आधुनिक युग की मीरा किसको कहते हैं? महादेवी वर्मा को कहते हैं। यहाँ पर एक दोस्तों और प्रश्न बनेगा कि महादेवी वर्मा को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? महादेवी वर्मा को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो यामा के लिए। किसके लिए मिला? यामा के लिए मिला। इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में आपादान कारक है? आपको बताना है कि किस वाक्य में आपादान कारक है। तो दोस्तों आपादान कारक का पहचानने का नियम क्या है कि बिलगाव, यानी कि कोई वस्तु किसी वस्तु से दूर हो रही है, कोई वस्तु किसी वस्तु से दूर हो रही है यानी कि अलग हो रही है, और वहां पर जब से आएगा तो कौन सा कारक हो जाएगा? आपादान कारक हो जाएगा। तो जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, यानी कि गंगा जो हिमालय को छोड़कर, यानी कि उसको छोड़कर निकल रही है, तो इसीलिए यहाँ पर कौन से कारक होगा? आपादान कारक होगा। से क्या होगा? आपादान कारक होगा। इसको आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है, जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी कृति है? आपको बताना है कि जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी कृति है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? बी जयशंकर प्रसाद। जन्मेजय का नागयज्ञ जयशंकर प्रसाद की कृति है। दोस्तों आपको बताना है कि कामायनी किसकी कृति है। आपको कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना है कि कामायनी किसकी कृति है और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। कामायनी किसकी कृति है और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो दोस्तों कामायनी जयशंकर प्रसाद की कृति है और इसका प्रकाशन वर्ष 1935 है, और यह जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति है। इसको भी आप लोग याद रखें कि जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति कौन सी है? तो अंतिम कृति कामायनी है। इसका प्रकाशन वर्ष 1935 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। उपरोक्त वाक्यों कारक बताइए। उपरोक्त वाक्य में आपको कारक बताना है ना, इसमें आपको क्या करना है? कारक बताना है कि कौन सा कारक है। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, तो यहाँ पर को कौन सा कारक है? आपको बताना है कि को कौन सा है। तो को कर्म कारक है।
कौन सा कारक है? कर्म कारक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है वाक्य प्लस का संधि पद होगा। आपको बताना है कि वाक्य प्लस मय का संधि क्या है। तो दोस्तों वाक्य प्लस मय का संधि क्या है? वांग्मय। वाक्य प्लस मय का संधि क्या है? वांग्मय। आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है कि वांग्मय कौन संधि है, वांग्मय कौन संधि है और संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और यहाँ पर वांग्मय क्या है? व्यंजन संधि है। इसको आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है हिंदी के प्रथम गद्यकार है। आपको बताना है कि हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है, इनमें से हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है। हाँ तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या होगा? बी लल्लू लाल। सही उत्तर क्या होगा? बी लल्लू लाल। दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न बनेगा कि हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है। हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है, इसको आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे कि हिंदी गद्य का जनक किसे कहा गया या किसे माना जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है बैताल पचीसी के रचनाकार है। आपको बताना है कि बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या होगा? डी सुरती मिश्र। क्या होगा? सुरती मिश्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है सुहाग के नूपुर के रचयिता है। सुहाग के नूपुर के रचयिता, आपको बताना है कि सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है इनमें से। तो सही उत्तर क्या होगा? सी अमृत लाल नागर। अमृत लाल नागर सुहाग के नूपुर के रचयिता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है मैतक्य का संधि विच्छेद। आपको बताना है कि मैतक्य का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? डी मत धन ऐक्य। मत धन ऐक्य। दोस्तों एक और प्रश्न बनेगा कि मतैक्य कौन सा संधि है। आपको बताना है कि मतैक्य कौन सा संधि है। तो मतैक्य स्वर संधि और स्वर संधि के अंतर्गत कौन सा संधि है? वृद्धि स्वर संधि है। आपको याद रखना वृद्धि स्वर संधि, जहाँ पर ऐ के मात्रा दिख गया, औ का मात्रा दिख गया है ना, तो वहाँ पर कौन सा संधि हो जाएगा? वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है अशोक के फूल के रचनाकार है। आपको बताना है कि अशोक के फूल के रचनाकार कौन है, इनमें से अशोक के फूल के रचनाकार कौन है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल के क्या है? रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है झरना काव्य संग्रह के रचनाकार। आपको बताना है कि झरना काव्य संग्रह का रचनाकार कौन है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या होगा? सी जयशंकर प्रसाद। हाँ झरना काव्य संग्रह का रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद है। अगला प्रश्न है भारत भारती के रचनाकार कौन है। आपको बताना है कि भारत भारती के रचनाकार कौन है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? सी मैथिली शरण गुप्त। सही उत्तर क्या होगा? सी मैथिली शरण गुप्त। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि भारत के प्रथम राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त को भारत का राष्ट्रीय कवि माना गया। कौन सा? प्रथम राष्ट्र कवि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है हिमालय शब्द का संधि विच्छेद है। आपको बताना है कि हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा? हिम धन आलय। हिम धन आलय। और आपको ये भी बताना है कि हिमालय कौन सा संधि है। हिमालय कौन सा संधि है। तो हिमालय स्वर संधि है। और एक प्रश्न बताना है कि हिमालय स्वर संधि में कौन सा स्वर संधि है। तो दीर्घ स्वर संधि है। कौन सा? दीर्घ स्वर संधि। जहाँ पर आ का मात्रा रहेगा वहाँ पर क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रेम सागर के रचनाकार है। आपको बताना है कि इनमें से कौन प्रेम सागर के रचनाकार है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? सी लल्लू लाल। सही उत्तर क्या होगा? सी लल्लू लाल प्रेम सागर के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है सेवा सदन किसकी कृति है। सेवा सदन किसकी कृति है, इसका उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए प्रेमचंद। सही उत्तर क्या होगा? ए प्रेमचंद। और दोस्तों ये एक बात और आप लोग याद रखेंगे कि सेवा सदन प्रेमचंद का पहला हिंदी उपन्यास है। सेवा सदन प्रेमचंद का पहला हिंदी उपन्यास है और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1918 है ना। याद रखेंगे कि सेवा सदन का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1918 है, जिसको उर्दू में बाज़ारे हुस्न के नाम से जानते हैं। जिसको उर्दू में बाज़ारे हुस्न के नाम से जानते हैं और उसका प्रकाशन वर्ष 1919 ईस्वी है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है लंबोदर का विग्रह पद होगा। लंबोदर का विग्रह पद होगा। आपको बताना है कि लंबोदर का समास विग्रह क्या होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए लंबा उदर है जिसका, अर्थात गणेश जी।
लंबा उदर है जिसका अर्थात गणेश जी। दोस्तों आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि लंबोदर कौन सा समास है। आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि लंबोदर कौन सा समास है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है कुटुज के रचयिता कौन। आपको बताना है कि इनमें से कौन कुटुज के रचयिता है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या होगा? बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर क्या होगा? बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको बताना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध के रचनाकार कौन है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध के रचनाकार कौन है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा ताकि हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।